तो फ्रेंड्स, ये आ गया फिर से आपका दोस्त वापस आपके साथ, आपके सामने आपको बहुत सारा नॉलेज आज और फिर से इस वीडियो लेक्चर के द्वारा देने के लिए। तो मिस्टर विनोद सर इज हियर, वेलकमिंग टू यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल वीएस इंग्लिश एकेडमी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं मैं दोस्तों आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो लेक्चर में। देखो, आज हम बात करने वाले हैं कि ग्रामर सीखना क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है और किस लिए जरूरी है। ये सारे टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। किसी एक व्यूअर ने मुझे पूछा कि ग्रामर सीखना क्यों जरूरी है, या फिर ग्रामर सीखना जरूरी है या फिर नहीं भी है। तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन तो हजारों के लाखों के दिमाग में घूम रहा है, जिस क्वेश्चन ने बहुत सारे लोगों को अनरेस्ट कर दिया है कि वेदर देयर इज ए नीड टू लर्न ग्रामर, वेयर देयर शुड बी अ नॉलेज ऑफ ग्रामर टू स्पीक टू राइट इन इंग्लिश और नॉट। मैं बोला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलो वीडियो बनाया जाए। तो इसीलिए जो है ना, मेंटेलिटी नहीं थी कि आज कोई वीडियो बनाऊं करके, लेकिन मैं बोला इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर देने जाए तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? आपको क्या लगता है, आपका क्या आंसर रहेगा? क्या होना चाहिए या फिर क्या है? थोड़ा सा कमेंट्स करो कि इंग्लिश ग्रामर सीखना जरूरी है क्या, या फिर ग्रामर सीखना जरूरी है क्या अपने लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए या फिर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं इस क्वेश्चन का आंसर, तो इसका जो वेटेज जाएगा कि सीखना जरूरी है या फिर नहीं जरूरी है, तो वो 50-50 है। देखो, बात ऐसी है, अगर हम स्पोकन की बात करते हैं, स्पीकिंग की बात करते हैं, ओनली कम्युनिकेशन के लिए हम अगर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो उस समय में, उस कंडीशन में इंग्लिश ग्रामर नहीं भी सीखे तो भी चलता है। बस बेसिक एक नॉलेज हमें पार्ट ऑफ स्पीच का होना चाहिए और टेंसेस का होना चाहिए, जो कि हमें सबको होता है, क्योंकि हम बचपन से ही जो है ना, हमारे घर से ही हमारे इंग्लिश सीखना शुरू हो जाते हैं। एंड दैट्स वाई अगर इस पर्पज के हिसाब से देखते हैं, ओनली स्पोकन के हिसाब से देखते हैं, तो ग्रामर सीखना जरूरी नहीं है। लेकिन सीखना बहुत ही जरूरी है। अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर हमारे स्कूल में अच्छी तरह से परसेंटेज स्कोर करना है, और उसके साथ साथ हम जो भी कुछ बोलते हैं वो बोले जाने लैंग्वेज में, या फिर जो भी हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, या फिर जिस हिसाब से भी हम बोलते हैं, सामने वाला अगर हमसे भी एक्सपर्ट है, तो ये जो छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है हमारी बोलते समय में, वो मिस्टेक के द्वारा हमारी एबिलिटी को, हमारे वीकनेस को, हमारे ड्रॉबैक को पहचान लेगा कि इसको तो इंग्लिश नहीं आती। हम अगर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, हालांकि वहां पे कुछ राइटिंग करना नहीं है, लेकिन ओरली बोलते समय भी अगर हमें पूरा का पूरा सटीक नॉलेज नहीं है इंग्लिश ग्रामर का या फिर ग्रामर का, तो फिर वहां पे इंटरव्यू में फेल होने के चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, कुछ ऐसे कंडीशन है जहां पे सीखना जरूरी नहीं है। माहौल में हम सीख जाते हैं, सेंटेंस के सेंस के हिसाब से हम सीख जाते हैं, उसका मीनिंग निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसे कंडीशन में जहां पे बात करते हैं हम एग्जाम्स की, या फिर मार्क्स स्कोर करने की, या फिर अपने आप को और फिर से एडवांस लेवल पर लेके जाने की, तो भाई साहब इंग्लिश ग्रामर सीखना बहुत ही जरूरी है। अब क्यों जरूरी है? देखो, 4-2 एग्जाम्पल के माध्यम से आप कहाँ पे फेल हो और कैसे सीखना जरूरी है, ऐसा इंटरेस्टिंग बहुत जबरदस्त तरीके से मैं बताऊंगा। बस 4-2 एग्जाम्पल से क्लियर कर दूंगा कि सीखना जरूरी है या फिर नहीं भी है। चलो, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम शुरू करते हैं आज का इस लेक्चर का ये पहला एग्जाम्पल। आगे बढ़ने के पहले दोस्तों लाइक बनाओ, मतलब लाइक करो वीडियोस को। देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया हुआ है कुछ। देखो, पहला एग्जाम्पल आप भी सोच रहे हो सर बहुत ही ज्यादा खुश करने वाला ये सेंटेंस भी है, उसके साथ साथ ये टॉपिक भी है आज का। मुझे बहुत ही हंसी आ रही है कि मैं बोला यार ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जरूरी है बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन दूर करने के लिए, और ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आएगा कि हम कितने लेवल पर, कौन सी लेवल पर है और सीखना जरूरी है। अब ये वीडियो देखने के बाद आपको भी लगेगा ना सीखना जरूरी है भैया। चलो देखते हैं। सो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, बहुत ही छोटे छोटे 4 एग्जाम्पल है। आई क्लीन द चेयर एंड माई ब्रदर क्लीन द टेबल। मैंने चेयर साफ किया और मेरे भाई ने जो है ना टेबल साफ किया। इसमें क्या गड़बड़ी है? सेंटेंस तो ठीक नजर आ रहा है, स्पोकन के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, और ऐसे भी जनरल वे में अगर देखते हैं तो सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है, ग्रामेटिकली एररलेस है, कोई भी एरर नहीं है वहां पे। इज इट क्लियर? आप भी सोचोगे है क्या वहां पे एरर? अगर है तो पॉज करो और कमेंट करो और मुझे बताओ कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, और नहीं है सो भी कमेंट्स करो कि यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी नहीं है। फिर मैं बात करता हूँ कि क्या गड़बड़ी है और क्या नहीं है। चलो बात करते हैं इस सेंटेंस में क्या गलती है। स्पोकन के हिसाब से ये सारे सेंटेंसेस बिल्कुल 100% गारंटेड जो है ना सही है, लेकिन हर एक में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। आई क्लीन द टेबल, ये एक क्लॉज हो गया, उसके बाद एंड कंजक्शन आ गया, उसके बाद माई ब्रदर क्लीन द टेबल, ये अदर क्लॉज हो गया। मतलब यहाँ पे 2 अलग अलग क्लॉज है जो कि एक दूसरे के साथ जोड़े गए हैं एंड इस कंजक्शन के बराबर। इसका मतलब ये हो गया हमारा
ये हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस, फैन बॉयज कंजक्शंस। ठीक है, फैन बॉयज कंजक्शन बहुत ही प्रचलित है, फेमस है। तो एंड का यूज करने की वजह से ये जो सेंटेंस बना, ये हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा कंपाउंड सेंटेंस? आई क्लीन द चेयर एंड माई ब्रदर क्लीन द टेबल। लेकिन यहाँ पे गलती है। यहाँ पे गलती कौन सी? ये जो कंजक्शन है, कंजक्शन का यूज किसके लिए किया जाता है? दो अलग अलग वर्ड्स को जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज होता है, दो अलग अलग फ्रेजेस को जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज किया जाता है। द सेम वे दो अलग अलग क्लॉजेस को जोड़ने के लिए भी कंजक्शन का यूज होता है, दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी कंजक्शन का यूज किया जाता है। लेकिन जब भी कंजक्शन का यूज दो सेपरेट सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है या फिर हम करेंगे, जैसे कि आई क्लीन द चेयर, माई ब्रदर क्लीन द टेबल, ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट सेंटेंस है। तो यहाँ पे जो है गड़बड़ी ये हो गई है कि ऐसा सेंटेंस अगर लिखना है, ऐसा सेंटेंस अगर बनाना है तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। इसका सही आंसर इस प्रकार से रहेगा, आई क्लीन, हाँ कैसा रहेगा? आई क्लीन, देखो मेरे तरफ ध्यान देना, आई क्लीन द चेयर, आई क्लीन द चेयर एंड माई ब्रदर क्लीन्ड द टेबल। और यहाँ पे जो गड़बड़ हुई है सेंटेंस में वो ये है कि यहाँ पे हमने कॉमा नहीं लगाया है। तो कॉमा देना जरूरी है। जब भी दो अलग अलग सेपरेट सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन का यूज करते हैं तो उस समय में यहाँ पे कॉमा होना चाहिए। समझ में आगे बात? हमें लगता है कि ग्रामर सीखना जरूरी है, कंजक्शन का यूज किया जाता है, लेकिन दो अलग अलग वर्ड्स दो अलग अलग फ्रेजेस को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन का यूज करेंगे। इन दैट केस हम कॉमा नहीं लगाएंगे। लेकिन दोनों ही पूरे सेंटेंस सेपरेट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। मतलब ये सबऑर्डिनेट, ये मेन क्लॉज ऐसे है ही नहीं, दोनों मेन क्लॉज है। तो दो अलग अलग मेन क्लॉज को हम जोड़ेंगे तो उस समय में एंड, ये जो कंजक्शन हमने लिए या फिर जो कंजक्शन हम लेते हैं उसके पहले क्या आएगा? यहाँ पे आएगा हमारा कॉमा। अगर कॉमा नहीं देते हैं और ये कंजक्शन भी नहीं यूज करना है तो इसके जगह पर हम सेमी कॉलन का भी यूज करके इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। जैसे कि आई क्लीन द चेयर और यहाँ पे एंड नहीं लिखता हूँ और यहाँ पे सेमी कॉलन देता हूँ और लाइक लिखता हूँ माई ब्रदर क्लीन द टेबल, तो ये भी सेंटेंस सही है। अगर सेमी कॉलन नहीं देना है तो यहाँ पे हमारा आया था एंड, लेकिन यहाँ पे हमने कॉमा नहीं दिया था, कॉमा चाहिए, उसके बाद लिखना है एंड माई ब्रदर क्लीन द टेबल, तो ये रहेगा ग्रामेटिकल सही सेंटेंस। तो इसीलिए जो है ना ऐसी ही छोटी छोटी गड़बड़ियां हो जाती है और यही जो है ना हमारे एग्जाम्स में हमें मार्क्स जिता के लाते हैं, ये हमें सपोर्ट करते हैं स्कोरिंग करने के लिए। इसलिए ग्रामर का सीखना जरूरी है। आगे बात समझ में? अब चलो सेकंड एग्जाम्पल, वी वेंट टू मुंबई इन ट्रेन। वी वेंट टू मुंबई इन ट्रेन सेकंड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल है वी वेंट टू मुंबई इन आवर कार। ये दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों तो सेम है। यहाँ पे ट्रेन से गए, यहाँ पे अपने खुद के गाड़ी से गए, खुद के कार से गए। तो ये अलग अलग लेने की क्या आवश्यकता है? अलग अलग लेने की आवश्यकता, दोनों को अलग लेने की आवश्यकता है। देखो कैसे, तो जब भी हम किसी ट्रांसपोर्ट्स का यूज करते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं ट्रैवलिंग के लिए, तो उस समय में इन इस प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। तो फिर क्या यूज करेंगे? उसको ऐसा लिखना पड़ेगा हमें, या फिर ऐसा लिखना चाहिए था, वी वेंट टू मुंबई, वी वेंट टू मुंबई बाय ट्रेन, ऐसा लिखना चाहिए था। क्योंकि ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। जब भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का हम यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ट्रैवलिंग, तो उस समय में इन ट्रेन, इन कार, इन बस, इन एरोप्लेन नहीं लिखना है, हमें लिखना होता है बाय। समझ में आगे बात? तो यहाँ का ये करेक्शन था और यहाँ पे ये वाला करेक्शन है। अब उसी प्रकार से ये थर्ड सेंटेंस देखो, वी वेंट टू मुंबई इन आवर कार। अब इसमें क्या है? इनके जगह पर बाय लगा दो, हो गया करेक्शन। नहीं, बाय लगाएंगे तो फिर से गलत होता है। बाय लगाएंगे तो फिर से सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो फिर कैसे लिखेंगे? वही ये जो सेंटेंस है, ये जो इन है ना, ये इन, ये बिल्कुल ही सही है। वहां पे, यहाँ पे इन सही है, यहाँ पे गलत है। ऐसे क्यों? क्योंकि जब भी किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं ट्रैवलिंग के लिए, तो उस समय में बाय का यूज किया जाता है। लेकिन जब हमारी खुद की प्रॉपर्टी होती है, वो व्हीकल, जो प्रॉपर्टी होती है हमारी, जो भी व्हीकल्स हमारी खुद की होती है, अगर उसके द्वारा हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो फिर इन इस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और ये ट्रेन क्या हमारी हो सकती है? एरोप्लेन हमारा हो सकता है क्या? वो बस हम ले सकते हैं क्या? गवर्नमेंट की बस वो हमारी हो सकती है क्या? हमारी होती है क्या? नहीं होती है। तो जो दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसके द्वारा हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो फिर बाय से आएगा, मतलब बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और जब भी हम खुद के व्हीकल से ट्रैवलिंग करते हैं तो उस समय में इन इस प्रीपोजिशन का यूज करना होता है। समझ में आएगा? दोनों एक जैसी है, लेकिन दोनों में इतना जबरदस्त डिफरेंस है। वन मोर एग्जांपल देखो। अब इसको आंसर ऐसे ही लिखना है, कोई टेंशन नहीं है। बस यहाँ पे ये इतना करेक्शन है कि जब हम पर्सनल व्हीकल्स की बात करते हैं, पर्सनल
व्हीकल का यूज करते हैं तो उस समय में इस प्रीपोजिशन का यूज करना सही रहेगा, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट मीडियम्स हमारे नहीं होते तो उस समय में हम उसके द्वारा ट्रेवलिंग करते तो बाई का यूज करना है। समझ में आएगी बात? चलो वन मोर सेंटेंस एग्जांपल, शी बाइज न्यू शर्ट इन 500 रुपीज। उसने 500 रुपए में एक नया शर्ट खरीदा है। तो क्या ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है? बिल्कुल गलत है। तो फिर कैसे लिखना चाहिए था? इस सेंटेंस को हम ऐसा लिखेंगे, शी बाइज न्यू शर्ट। अब यहाँ पे जो इन प्रीपोजिशन का यूज किया है हमने, इन नहीं चाहिए, यहाँ पे इन नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सचेंज में हमने क्या लाया है, या फिर उस लड़की ने क्या लाया है, शर्ट लाया है। हाँ, तो शी बाइज न्यू शर्ट फॉर 500 रुपीज, फॉर 500 रुपीज। तो किस प्रकार का हमारा सेंटेंस होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे पैसा दिया, उसके बाद उन्होंने शर्ट खरीदा है, ठीक है। मतलब पैसे के बदले में जब भी कोई चीज किसी दूसरे चीज के एक्सचेंज में खरीदी जाती है या फिर बेची जाती है, तो उस समय में इस प्रीपोजिशन का यूज ना करते हुए हमें उसके जगह पर यूज करना होता है फॉर इस प्रीपोजिशन का यूज। गॉट इट? तो देखो इस प्रकार से जो है ना, ये 2-4 एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया है कि ग्रामर सीखना कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है ना। जरा सी चीजों में जो है हमारी गड़बड़ी हो जाती है, हमारी मिस्टेक हो जाती है, और इसी की वजह से जो है ना, इन्हीं के चलते, इन्हीं छोटे छोटे सिली मिस्टेक के चलते जो है ना हमारे मार्क्स चली जाती है। इसीलिए मेरे दोस्तों ग्रामर सीखना बहुत ही जरूरी है। सीखो। अब देख क्या रहे हो, पटाख से जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के साथ धमाकेदार जो है ना वीडियो को शेयर कर दो। और इसमें अगर कुछ डाउट्स है, कमेंट्स मतलब कुछ प्रॉब्लम्स है तो कमेंट्स करो। चलो बढ़ते हैं आगे, और 2-4 एग्जांपल देता हूँ ना, इतने जल्दी नहीं रुकेंगे, हार नहीं मानेंगे, आगे बढ़ते जाना है और हर एक चीज को क्लियर करते हुए जाना है। बढ़ते आगे, देखते हैं और 2-4 एग्जांपल कहाँ पे हमारी ज्यादातर मिस्टेक्स हो जाती है। लेट्स सी। चलो और 4 एग्जांपल लेके आया हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार। ये भी 4 एग्जांपल्स रहेंगे। देखो यहाँ पे पॉज करना है और कमेंट करना है कि देखो कोई गड़बड़ी है या फिर कौन सी गलती है, नहीं है तो ठीक है। चलो देखो, आई प्ले क्रिकेट, आई एम प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। बराबर तो हो गया, सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है। आई एम प्ले क्रिकेट सही तो है। अरे भाई नहीं है राजे, वो गड़बड़ी है। देखो गलती कौन सी की यहाँ पे? गलती ये हो गई कि एम मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी भी जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज किया जाता, बिल्कुल ही यूज नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल ही यूज नहीं करना, उसकी इजाजत हमें नहीं है, ग्रामर उसकी परमिशन हमें नहीं देता है। तो फिर ये सेंटेंस कैसे होना चाहिए? मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो आई प्ले क्रिकेट, ऐसा होना चाहिए था। वो मेरा दोस्त क्रिकेट खेलता है तो फिर हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? वो लड़का क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ मेन वर्ब को एस या फिर ईएस लगाया जाता है, आपको सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो अभी बताया ना मैंने। देखा ग्रामर कितना इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद ये सेंटेंस देखो, ही इज सेल फ्रूट्स। तो ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। इसका मतलब ये सेंटेंस भी कहीं ना कहीं मिस्टेक से भरा हुआ है। इसमें कौन सी गलती है? अगर लिखना है तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसका आंसर अगर करना है, ही सेल्स फ्रूट्स, मतलब इनके जैसा आई प्ले क्रिकेट के जैसा हो जाएगा कि वो फ्रूट्स बेचता है। लेकिन अगर मुझे हेल्पिंग वर्ब को नहीं हटाना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ इस सेंटेंस को आगे बढ़ाना है और सही तरीके से लिखना है, जहां पे किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकली उसका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, तो फिर हम ऐसे लिखेंगे, ही इज सेलिंग फ्रूट्स। वो बेच रहा है, वो फल बेच रहा है, या फिर सिंपल वह फल बेचता है तो ही सेल्स फ्रूट्स, बेच रहा है तो ही इज सेलिंग फ्रूट्स। तो इस प्रकार से देखो इन दोनों में इतनी सी सिली मिस्टेक्स, इतना सा एरर था, लेकिन वो इतना सा एरर कहा जाता है ना, हल्की हल्की या फिर छोटी छोटी जो बीमारियां है, ये एक दिन बड़े बीमारी का रूप धारण कर लेती है और कितने तो भी लोगों की जान चली जाती है। जैसे कि कोरोना पैंडेमिक आपने सुना होगा और पूरी दुनिया ने देखा, कितना तहलका मचा दिया है, कितने तो भी हमारे परिजनों को हमसे छीन के लेके गया है। तो वही होता है, अगर लैंग्वेज में भी इतनी सी भी गड़बड़ी हो जाती है या फिर गलती होती है लिखते समय, बोलते समय, पढ़ते समय में भी, तो हमारे लिए वो जानलेवा बन जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो जो गलती है बहुत बड़ा विशाल रूप धारण करके हमारे जो लैंग्वेज होता है, मतलब लैंग्वेज होती है, उसको टोटल डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। हमारा पुअर शो हर जगह पर दिखाने के लिए मजबूर कर देती है ये हल्की हल्की मिस्टेक्स। इसलिए गलती नहीं करना है, गलतियों को सुधारना है और आगे चलकर
नए हिसाब से हमें लिखना है या फिर जिंदगी में आगे बढ़ना होता है। प्रैक्टिस करना जरूरी है मेरे दोस्तों। ये सब आपको पता चल गया इतना, मतलब इतने ही सेंटेंसेस है नहीं, इसके जैसे लाखों सेंटेंसेस है जो आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये तो एक नमूना है, तो ट्रेलर है कि क्यों ग्रामर सीखना जरूरी है, कि कहाँ पे हमारी गलती हो सकती है या फिर होती है। ये सीखने के लिए, पता करने के लिए जो है हमने क्या किया, ये डेमो लिया है बस। देखो सेकंड एग्जांपल, मतलब 7 नंबर का, वी नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं मतलब नॉट गो, और कहा स्कूल, हम नहीं जाते, हम नहीं जाते। तो सही तो है सेंटेंस, इसमें क्या गलती हो सकती है, इसमें गलती हो ही नहीं सकती। लेकिन स्पोकन के लिए ये सेंटेंस सही है, क्योंकि स्पोकन में क्या होता है, जनरली आपका कहना क्या है, आप जो भी कुछ उल्टा सीधा सेंटेंस यूज कर लेते हैं उसके सेंस से सामने वाला समझ लेता है कि आपको क्या कहना है और आपके दिमाग में क्या चल रहा है। वो ग्रामर की तरफ नहीं देखता है। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं होता, वहां पे तो एग्जाम में तो हर एक चीज ऐसे तोल मोल करके देखी जाती है। इसलिए लैंग्वेज का सही तरीके से आना, उसका नॉलेज होना जरूरी होता है। वी नॉट गो टू स्कूल, तो ये सेंटेंस निगेटिव है। जब भी किसी पॉजिटिव सेंटेंस को, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदलना होता है तो एक हेल्पिंग वर्ब की हमें आवश्यकता होती है। ये सेंटेंस निगेटिव है, यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है, ग्रामेटिकली गलत है। तो फिर इसको सही कैसे करेंगे, वी, हम नहीं जाते मतलब वी डोंट गो टू स्कूल, ये रहा हमारा सही स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। वी नॉट गो टू स्कूल बिल्कुल ही गलत है, वी डोंट गो टू स्कूल, हम स्कूल में नहीं जाते। वह स्कूल में नहीं जाते, दे डोंट गो टू स्कूल। वो लड़का स्कूल में नहीं जाता, ही डजंट गो टू स्कूल। वो लड़की स्कूल में नहीं जाती है, शी डजंट गो टू स्कूल। हम स्कूल नहीं गए थे, वी डिडंट गो टू स्कूल। वेंट नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। जब भी हम डू, डस या फिर डिड का यूज करते हैं तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाता है। तो ऐसे ही है, एक वीडियो जबरदस्त तरीके का बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टॉप 10 मिस्टेक्स हम क्या करते हैं, अक्सर हम करते हैं, बस उन 10 गलतियों को हम अगर सुधारते हैं तो जिंदगी में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। हम आराम से जो है ना स्टैंडर्ड लेवल की इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाएंगे। वो वीडियो भी देखना है, उसके साथ साथ ये वीडियो को देखो। दोनों वीडियो आपको जबरदस्त तरीके से क्लियर कर देगी कि ग्रामर सीखना क्यों जरूरी है और कहाँ पे हमारी जो है ना मिस्टेक्स होती है, जिसके कारण हम पीछे रहते हैं। नॉलेज बहुत सारा है लेकिन फिर भी पीछे है, और हमारे दोस्त सामने निकल गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलतियों को सुधारा, उन्होंने फाइंड आउट किया कि कहाँ पे हम गलती करते हैं, दे इम्प्रूव्ड एंड देन प्रैक्टिस, और इस प्रकार से आगे चलेंगे। हमने तो गलतियां देखी ही नहीं है कहाँ पे हमारी गलतियां होती है। देखो लास्ट वन एग्जांपल है, ही इज नोन बाय मी वेल, मतलब वो मेरे द्वारा पहचाना जाता है। इसका मतलब जो है मैं उसको अच्छी तरह से पहचानता हूँ। ही इज नोन बाय मी वेल, इसका मतलब ये तो सेंटेंस सही है और ये पैसिव स्ट्रक्चर भी है। लेकिन पैसिव स्ट्रक्चर में बाय प्लस सब्जेक्ट आता है, यहाँ पे लिया है, ये स्ट्रक्चर सही है, पैसिव सेंटेंस भी बन गया है। हम सबको लगता है, अगर लगता है और कुछ भी करेक्शन नहीं है तो अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे करेक्शन होना चाहिए, कुछ तो भी गलती है, यहाँ पे कुछ तो भी एरर है, तो वीडियोस को पॉज करो और कमेंट्स करो कि इस सेंटेंस में क्या गलती हमने किया है और किसमें सुधारना करनी है, क्या सुधारना आवश्यक है। चलो मैं बता देता हूं कि इसमें क्या गलती हमने की है। ही इज नोन, ये जो बाय है तो बाय हमें लिखना नहीं चाहिए था, इसके साथ टू मी वेल ऐसे लिखना है। ही इज नोन टू मी वेल, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ब है जिनके साथ वही प्रीपोजिशन हमें यूज करना होता है। जैसे कि यहाँ पे ये है नोन टू, सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हुआ और ना ही सेंटेंस किसी दूसरे वॉइस में चेंज हुआ। ये पैसिव है तो उसी प्रकार से ये भी पैसिव है, लेकिन डिसाइडेड होते, फिक्स्ड होते हैं, उन प्रीपोजिशन को हम हटा नहीं सकते। जैसे कि ये नोन टू है, उसके साथ साथ सरप्राइज एट होता है, ठीक है, इंटरेस्टेड इन होता है, ऑब्लिक्ट टू, मैरिड टू, ये कुछ ऐसे वर्ड्स है, ये कुछ ऐसे वर्ब है जिनके साथ वही प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। मैंने कहा कि नोन टू, इंटरेस्टेड इन, सरप्राइज एट, मैरिड टू, ऑब्लिक्ड टू, तो ये कुछ बिल्कुल फिक्स्ड है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, चाहे कहीं पे भी यूज करो, लेकिन उनको उन्हीं प्रीपोजिशन के साथ यूज करना होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि कहाँ पे हमारी गलती हुई थी। ही इज नोन बाय मी के जगह पर हमें यूज करना होता है ही इज नोन टू मी वेल। तो इन दिस वे गाइस, इस वीडियो लेक्चर के द्वारा हमने देखा है और हमने सीखने की कोशिश की, हमने पता लगाने की कोशिश किया है कि कैसे कैसे हम छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से पीछे रहते हैं और बाकी सारी दुनिया जो है ना आगे निकल जाती है। आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है, ये जो कंसेप्ट
से ये जो 4 एग्जाम्पल्स है जिनके द्वारा हमने पता किया कि कहाँ पे हम ग्रामर में मिस्टेक करते हैं और क्यों ग्रामर सीखना जरूरी है। इतना सारा समझ में आ गई बात। मुझे पक्का लगता है कि आपको विश्वास आ गया होगा, कि आपको लगता होगा, रियलाइज हो गया होगा कि कल तक मैं भी सोचता था कि ग्रामर सीखना जरूरी नहीं है अपने लैंग्वेज को सुधारने के लिए, लेकिन अब आप भी ग्रामर सीखने में इंटरेस्टेड हो गए हो। होने से काम नहीं चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करना है। बगल में दिया हुआ जो बेल आइकन है उसको दबाना नहीं भूलना है, क्योंकि जैसे ही नए टॉपिक को लेकर कोई वीडियो अपलोड हो जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों ग्रामर सीखो और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अच्छी तरह से ग्रामर सीखना है और जबरदस्त टेक्निक के साथ, ट्रिक के साथ, बहुत ही आसानी से, आसान शब्दों में, आसान सेंटेंसेस, एग्जाम्पल के माध्यम से फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल तक हमारे यूट्यूब चैनल पर सारे वीडियोज अवेलेबल है। अभी इसी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। जाने से पहले थैंकिंग यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस एंड सपोर्टिंग मी, और सबसे ज्यादा हमें इंस्पायर करने के लिए, हमारे वीडियोस को लाइक करने के लिए, दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, सभी चीजों के लिए आपने इतना सब कुछ हमारे लिए किया, उन सब के लिए थैंक्स लॉट। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। सी यू सून। टेक केयर।